सर्वदलीय बैठक से खुश है विपक्ष, वैक्सीनेशन पर उम्र सीमा हटाए जाने की मांग। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी, 21 संक्रमित की मौत, लोगों ने बड़ी संख्या में लगवाए टीके। रांची में कोरोना को लेकर प्रशासन की बड़ी तैयारी, शहर को सैनिटाइज करने के लिए 16 सैनिटाइजर गाड़ियां हुई रवाना, डोर टू डोर किया जाएगा सैनिटाइज। बेगूसराय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 11 घर जलकर हुए राख, 10 लाख से ज्यादा का नुकसान। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर, इनामी अपराधी रंजीत महतो चढ़ा एसटीएफ के हत्थे, हरियाणा के सिरसा से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। बड़ी खबर, मुख्य आरोपी के साथ अन्य साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनिल, एक बड़ी सफलता मिली है एसटीएफ की टीम को, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल सागर, अगर देखा जाए तो लगातार बिहार एसटीएफ की टीम जो है वो छापेमारी अपनी कर रही है और लगातार कुख्यातों पर जो है उनकी नकेल कसने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में अगर बात करें हम तो कुख्यात अपराधी और 50,000 का इनामी अपराधी है रंजीत महतो, उसके साथ 2 लोगों को भी एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। अगर बात करें हम तो ये रंजीत महतो जो है बेगूसराय जिले के रहने वाला है और बेगूसराय में ही एक पंचायत के मुखिया की हत्या करके फरार चल रहा था। इसी कड़ी में अगर बात करें हम तो एसटीएफ को हरियाणा के हिसार जिले के सदर थाना क्षेत्र से इस अपराधी, कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया और एक अहम कामयाबी मानी जा रही है। हालांकि पुलिस अभी अपराधी से पूछताछ कर रही है और लगातार जो है एसटीएफ की टीम की कवायद जो है वो जारी है। और अगर हम बात करें तो कई कुख्यातों के और भी गिरफ्तारी होने की संभावनाएं भी जताई जा सकती है। लेकिन अनिल, क्या अभी जो हल्की फुल्की पूछताछ हुई इसमें कुछ बातें निकल कर सामने आई? कहां से कनेक्शन है इन अपराधियों का, किन से तार जुड़े हैं? जी सागर, अगर बात करें हम तो पुलिस के बिहार एसटीएफ की टीम जो है वो अब उसको हिसार से यहाँ पटना लाने की, बिहार लाने की कवायद में जुट गई है। और बता दें हम आपको कि अहम कामयाबी है। हालांकि यहाँ पहुंचने के बाद ही उससे आगे की पूछताछ की कड़ी जो है वो निकल कर सामने आएगी कि कहां से कहां तक इनके तार जुड़े हुए थे, ये कितना कुख्यात है और इसके कई और मामले जो है वो दबे पड़े होंगे जो कि निकल कर सामने आएगा। बिल्कुल अनिल, तस्वीरें भी वीआईपी न्यूज आपको दिखा रहा है। एक तरफ देखिए वो तमाम अपराधी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। बड़ी सफलता मिली है एसटीएफ की टीम को। अनिल ने पूरी जानकारी दी खबर पर। इनामी अपराधी चढ़ा एसटीएफ के हत्थे। और कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने 17 अप्रैल को राज्यपाल की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को लेकर बयान जारी किया, जहां उन्होंने कहा कि पिछले बजट सत्र में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन अब सर्वदलीय बैठक कराने का फैसला लिया गया है, जिससे वो काफी खुश हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट में सरकार को लगना चाहिए कि विपक्ष की तमाम पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन पर से उम्र सीमा हटा देने की बात कही है। कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने और टीकाकरण अभियान को लेकर मैंने पिछले बजट सत्र में भी सरकार को सुझाव दिया था कि आप सर्वदलीय बैठक का आयोजन करें, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तमाम सरकार के लोगों ने इस सजेशन का मजाक उड़ाया था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि 17 तारीख को बिहार सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है पटना में। मैं उसके इस निर्णय के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बिहार में, खासकर पटना में और अन्य भागों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, सरकार को पूरी गंभीरता से इसमें लगना चाहिए। और हम अनुप्रकाश फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनुप्रकाश, सर्वदलीय बैठक को लेकर पक्ष विपक्ष की अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन बैठक में क्या कुछ हुआ और क्यों कहा जा रहा है कि खुश है विपक्ष? देखिए, जिसमें पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें जो निर्णय लिया गया था कि ये जो है जितने भी अभी मार्केट जो है जहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है उसको लेकर
शाम के 7 बजे के बाद जो है उनको जो है बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर जो बैठक, उसके बाद जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री ने उन्होंने बोला था कि इसको देखते हुए जो है 17 तारीख का जो डेट रखा गया है, सर्वदलीय बैठक का रखा गया है, जिसमें तमाम जो विपक्ष के नेता और नेता सत्ता के जो भी नेता है उनके साथ ये बैठक होगी। और बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि बंदी का जो है उसको लेकर सरकार जो है आगे किस प्रक्रिया में जाए। इसको लेकर आज जो है कांग्रेस के जो नेता हैं प्रेमचंद्र जी, उन्होंने भी ये बयान दिया कि जो सरकार जिस तरह का ये कार्रवाई ये कदम उठाई है ये बहुत ही सराहनीय है, लेकिन जो वैक्सीनेशन का जो है डोज जो है वो सरकार ने जो बोला था कि कम से कम जो है लोगों को टीका दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, माफ कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका पड़ना चाहिए, लेकिन जो टीके वैक्सीन जो है वो कम मात्रा में आने के कारण जो है अभी भी बहुत सारे लोगों को जो है ये टीका नहीं पड़ पाया है। लेकिन इसको लेकर जो है सरकार कदम उठाए और सरकार जो है इसको लेकर सक्रिय हो कि कम जितने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लोगों को प्राप्त हो सके। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अनु, सर्वदलीय बैठक से खुश है विपक्ष और लगातार बैठकों का दौर जारी। मधुबनी में हुए भीषण नरसंहार के बाद घायल हुए मनोज सिंह का इलाज राजधानी के पारस अस्पताल में जारी है, लेकिन उन्हें उचित इलाज के लिए दिल्ली जाने की सलाह दी गई है। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मनोज सिंह से मुलाकात की और उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई। साथ ही इलाज के लिए दिल्ली जाने के लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था का इंतजाम किया। इस दौरान पूर्व सांसद ने नरसंहार की जमकर आलोचना करते हुए सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। भैया ये जितनी मदद होगी यहाँ से लेके एम्स तक पूरी मदद होगी। सर फिलहाल ये एम्बुलेंस में 2 लाख रुपया की मदद हम लोग को, अभी हमने प्रेमचंद जी को कहा 1 लाख अभी मदद की है, वहाँ 1 लाख मदद होगी। पीड़ित यही है अभी जिनका इलाज चल रहा है, कोमा में है। अच्छा, और 15 लाख रुपये लग गए पारस में जी, 12 लाख रुपये लूट का अड्डा बना हुआ है भाई। और कोरोना टीकाकरण अभियान को महानोत्सव के रूप में मनाए जाने पर पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने बयान जारी किया, जहां उन्होंने कहा है कि इस टीकाकरण को उत्सव के रूप में जोर शोर से मनाया जाए जिससे लोग जागरूक हो सके। वहीं उन्होंने पीएम मोदी की विशेषता की बातें भी कही। उन्होंने बताया कि आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम मौतें भारत में हुई हैं। मोदी जी की ये विशेषता है कि वे बड़ी बड़ी चुनौतियों को भी अवसर में बदलने में माहिर हैं। कोरोना से जो लड़ाई भारत ने लड़ी है, विश्व के सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है। आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम मौतें भारत में हुई हैं और आज 2 टीका के साथ 10-10.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1 महीने के अंदर वैक्सीन पहुंचाने का काम भी भारत ने किया है। अब टीकाकरण को उत्सव के रूप में, एक उत्सव सप्ताह के रूप में मनाने का प्रधानमंत्री का जो आग्रह है, उसका पूरे देश में स्वागत होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि विरोधी दल कुछ न कुछ इसमें मीन मेख निकालते ही रहते हैं, उनका काम है मीन मेख निकालना। माननीय नरेंद्र और दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानून के विरोध में कई किसान संगठनों ने समस्तीपुर की सड़कों पर केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं हाथों में झंडा बैनर लेकर विभिन्न मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर आंदोलन सभा में तब्दील हो गए। वहीं वक्ताओं का कहना है कि कई महीने से किसान कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र की सरकार किसानों की समस्या को दूर नहीं करना चाहती, जिसमें किसान की बात मानी नहीं गई और इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और भी उग्र होगा। के समर्थन में
और सरकार जो किसान के ऊपर जो काला कानून थोप रही है उसके खिलाफ आज बिहार राज्य किसान सभा, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन मिलकर पूरे बिहार में हम गिरफ्तारी देंगे और जेल भरेंगे। राजधानी रांची में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर निगम की ओर से पूरे शहर को सैनिटाइज कराने के लिए 16 सैनिटाइजर गाड़ियों को रवाना किया गया। साथ ही निगम भवन को भी सैनिटाइज किया गया। वाहनों को रवाना करने के दौरान निगम के उपनगर आयुक्त राजेश कुमार समेत दूसरे पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एड मशीन से डोर टू डोर सैनिटाइजेशन का काम वहां पर किया जाएगा। एक्सेलरेट करने का जरूरत है, इसलिए हम लोग एक बार एकदम मैसिव ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हर वीक में एक बार ड्राइव करें और हमारा जो रेगुलर और ऑन डिमांड चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। आज टोटल कितनी गाड़ियाँ निकली हैं और कैसे पूरा एरिया तो 53 वार्ड है। अभी जो हम लोग गाड़ी निकाल रहे हैं 16 हमारे निगम की गाड़ी निकली है और एक गेल की तरफ से 17 टोटल गाड़ी निकाल रहे हैं। सैनिटाइजेशन वाहन है और एक गाड़ी है गेल की तरफ से। हम लोग सभी गाड़ियों को यहाँ से एक साथ अभी रवाना करेंगे और पूरे शहर को कवर करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे अभी मेन रोड हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं और ऐसे जगह जहाँ पे हम लोग को सूचना प्राप्त है कि वहाँ संक्रमित लोग हैं तो उन भवनों को विशेष रूप से हम लोग कवर जरूर करेंगे। साथ राजीव, कैसी तैयारियां चल रही हैं कोरोना से इस जंग को लेकर? प्रशासन कितना मुस्तैद है, सरकार कितनी तैयार खड़ी है? देखिए, प्रयास एक किया जा रहा है कि जो भी इन्फेक्टेड एरिया आ रहे हैं, खासकर जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं या फिर अन्य जो जोन बनाए गए हैं उसको पहले सैनिटाइज किया जाए और बाकी के जो खबरें आ रही है कि जहां से कोरोना का इन्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है या फिर जो एरिया में ज्यादा पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं उन एरिया को सैनिटाइज किया जाए और उसके साथ साथ पूरे रांची शहर को सैनिटाइज किया जाए। इसके लिए आप देखेंगे कि 16 जो है वो सैनिटाइज वाहनों को रवाना किया गया है और कहा गया है कि अगर जरूरत होगी तो और भी आगे इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन को कैसे मारा जाए, इसके लिए नगर निगम ने तैयारी की है और उन वाहनों को रवाना किया गया इसी बात को लेकर के। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजीव। तो डोर टू डोर सैनिटाइजर मशीनें वहां पर पहुंच रही हैं, गाड़ियां वहां पर जा रही हैं सैनिटाइज करने के लिए, लेकिन प्रशासन तो यहां पर तैयार है। आम जनता कितनी तैयार है ये भी बहुत मायने रखता है। और झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राज्य में जहां 21 संक्रमित की मौत हो गई, वहीं 24 घंटों में 2296 नए संक्रमित मिले, जिसमें से सिर्फ रांची से 1076 संक्रमित मिले। नए मिलने मरीजों के बाद राज्य में संक्रमित का आंकड़ा बढ़कर लगभग 1,40,000 हो गया। बात अगर टीकाकरण की करें तो अब तक कुल 20,69,000 से ज्यादा लोगों ने टीके का पहला डोज भी लिया है। बहुत डरे हुए हैं हम लोग, नया संक्रमण हो रहा है, हम लोग को रोजी रोटी मार खा रहा है, इसमें हम लोग को बहुत नुकसान है। सरकार हरदम इसका व्यवस्था करता है हम लोग का रोजी रोजगार का और न इस रोग का कैसे होगा। तो जांच वाच के लिए जा रहे हैं सब? हाँ, जांच के लिए तो जा रहे हैं हम लोग। जांच के लिए जा रहे हैं तो डर लग रहा है ना? बहुत डर लग रहा है। कैसे कैसे हम लोग दुकान चल रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, परिवार के चलते आ रहे हैं। तो बचाव के लिए बाल बच्चा के चलते बचाव तो मास्क पहनते हैं और दूर से चाय देते हैं, दूरी बना के रहते हैं। रांची की ये तस्वीर। बाढ़ में कोरोना को रोकने के लिए सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने और करवाने की विशेष जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को सौंपी गई। लेकिन एक ही शहर में यदि नियम कानून पालन करवाने का नजरिया दो प्रकार का हो तो फिर प्रशासन पर भी सवाल उठने लाजमी है। एक तरफ बाढ़ प्रशासन शाम 7 बजते ही शहर के दुकानदारों पर कड़ाई से अपना आदेश थोपता है तो सभी दुकानों को बंद करा दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर नियम का पालन बाढ़ के धार्मिक स्थल उमानाथ धाम में नहीं हो रहा है। यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई। बाढ़ की तस्वीर। धार्मिक स्थलों में लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियमों को ताक पर रखकर। और ये कहना लोगों का भी यहाँ पर प्रशासन की मुस्तैदी उतनी नहीं है जितनी सड़कों पर है, आमजनों पर है। तो वैसे में एक्शन लिया जाना यहाँ पर ज़रूरी है, ये कहना है लोगों का। बिहार के बेगूसराय में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार पूरी तरह से तैयार दिख रही है। वहीं एक साल से छात्रों के भविष्य और निजी शिक्षकों के बदतर जीवन को सुधारने की मांग को लेकर प्रदर्शन का दौर भी जारी है, जिसके बाद आक्रोशित शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में पूरी तरह आवाजाही रोक दी। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर शिक्षक। शिक्षा विरोधी जो नीति है, उस नीति के तहत सरकार ने लगातार 1 वर्षों से विद्यालयों को बंद रखा है। सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रहने से एक तरफ भारत के भविष्य, हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी शिक्षाकर्मी हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, सब वो भूखे मर रहे हैं। ये कोई मजाक है? ये 1 वर्ष तक लगातार बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए शिक्षण संस्थानों को बंद करना या किसी भी व्यवस्था को बंद करना, क्या यह उचित काम है? विश्वविद्यालय की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस साल भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक नृत्य का आयोजन नहीं किया गया। पिछले साल भी लॉकडाउन के कारण यह आयोजन नहीं हो पाया था। कोरोना काल से पहले विभाग में कर्मा और सरहुल पर भव्य सांस्कृतिक आयोजन होता रहा, जिसमें सभी 9 जनजातियों और क्षेत्रीय भाषाओं में नृत्य गीत की प्रस्तुति भी होती थी। हम लोग भी बहुत उधेड़ बुन में हैं, लेकिन हम लोग विश्वविद्यालय के स्तर पर और हम लोग पूरे विभाग के स्तर पर बैठक किए, हम लोग विचार विमर्श किए, मंत्रणा किए। इसके बाद हम लोग अंतिम निर्णय में आए हैं कि जो सरकार का जो गाइडलाइन है कि किसी भी त्यौहार को अभी सेलिब्रेट नहीं करना है, मनाना नहीं है, तो हम लोग उसी गाइडलाइन को मानते हुए इस बार सामूहिक रूप से जो गैदरिंग होती है, बहुत भीड़ होती है, तो बहुत सारे विद्वान आते हैं, गवर्नर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आते हैं। इस बार वैसा नहीं होगा। हम लोग पूजा 2-4 आदमी मिलकर के यहाँ पर केवल पूजा ही करेंगे वाहन के द्वारा, और इसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं हम लोग करेंगे, किसी को एंट्री नहीं होगी। बोकारो जिले के मंगलडाड़ी गांव में लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बीते 2 सालों से यहां बसे 15 परिवारों के लिए अब तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ ना तो कुआं है, ना ही कोई चापाकल। साथ ही इन परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसे देखते हुए राजकीय मध्य विद्यालय जुनौरी के शिक्षक भीम महतो इस गाँव में आकर प्रतिदिन 2 घंटे यहाँ के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड के बिरुआडी पंचायत, जहां विकास के नाम पर महज दिखावा है और कुछ भी नहीं। यहां मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल के लिए नल तो पहुंचाया गया, लेकिन अभी तक यहां पर क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचा। यहाँ पंचायत का जो है कोई विकास नहीं हुआ है, न रोड का न नल जल का, आधा अधूरा सब काम हुआ है। और यहाँ के जो बेरुआडी पंचायत के जो मुखिया अपने विकास में लगे हुए हैं, पब्लिक का कोई सेवा नहीं हो रहा है। और यहाँ जो भी काम हुआ है सब आधा अधूरा। जब पानी भी आता है तो लाइन रहता है तो पानी आता है, न तो नहीं आता है। टंकी लगा हुआ है नहीं है। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपकी चुनाव आने वाले? चुनाव आने वाले में इस बार सारा लोग परिवर्तन चाह रहा है। लाइन न रहे तो न आवे। और अथी राशन वगैरह मिलता है ना? 2 बेटा के न दे। और न घर पास करैया, लुगा टांग के पुतो से सुतैया। छपरा में आग लगने से 4 फलानी और दर्जनों चमगादड़ की मौत हो गई। ये घटना नगर थाना क्षेत्र के साहिबगंज स्थित कब्रिस्तान की बताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो साहिबगंज के पास असामाजिक तत्वों का जमघट लगा रहता है, जो नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं।
इसी मामले में आशंका जताई जा रही कि गांजा भरी सिगरेट पीकर किसी ने फेंक दिया था, जिससे आग लगने की घटना वहां पर सामने आई है। औरंगाबाद के वारुड़ में अवैध बालू खनन को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसमें कार्रवाई में बालू सहित ट्रैक्टर, ट्रक और खनन में मिले तमाम लोगों और दूसरे उपकरणों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन लगातार वारुड़ जोन नदी से बालू खनन का अवैध खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी के साथ जिला खनन पदाधिकारी मुकेश कुमार और थाना अध्यक्ष की ओर से बालू के अवैध खनन स्थल और अवैध रास्तों का निरीक्षण किया गया। साथ ही 3 ट्रैक्टर जिस पर अवैध बालू लदा हुआ था उसे भी पकड़ा और जब्त किया गया। काट में घुसे थे, वहाँ पे 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं और वहाँ से अभी और भी रास्ता वहाँ देखते हैं कल उसको भी कटवाएंगे। और यहाँ भी हम लोग घुसे हैं देवी घाट के बगल में, यहाँ भी सूचना मिली है कि यहाँ से लोग निकालते हैं, जो अवैध रास्ता है हम लोग कटवाए हैं। उस पर भी निगरानी रखेंगे ताकि आगे इसको कोई भर के फिर नहीं चालू करें और लगातार जारी रहे। पलामू में हैदरनगर ब्लॉक के पूर्व प्रमुख से बीजेपी नेता संतोष सिंह की दबंगई का शिकार एक गरीब दुकानदार हुआ। कंप्यूटर का दुकान चलाने वाले राहुल सोनी के साथ बीजेपी नेता संतोष सिंह ने शराब के नशे में धुत होकर मारपीट की और घटना को अंजाम दिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से राहुल सोनी को हॉस्पिटल एडमिट किया गया। इधर घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ हैदरनगर थाने में मामला भी दर्ज कराया। 7:30 बजे के करीब में अपने काम कर रहे थे और संतोष सिंह नाम का एक व्यक्ति है, वो हमको बुलाया और दारू पिया हुआ था और अंदर बुला के बोल रहा था कि एमसीपी में तुम लोग गए हो, रंगदार बन गए हो, बीच बाजार में मारेंगे, बंद करके कोई नहीं बचाएगा। और सीसीटीवी रहने के बावजूद भी वो मारा और सब चीज़ सीसीटीवी में रिकॉर्ड है और बोला कि फिर मारेंगे, देखेंगे कौन आता है बचाने। बेगूसराय बलिया थाना क्षेत्र में बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें 11 घर जलकर राख हो गए। साथ ही 10 लाख से ज्यादा का नुकसान हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर लगभग 1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गेहूँ था, कपड़ा लपड़ा सब जितने जो सोना गहना सब जल दिया। आग कैसे बुझाए तब आप लोग? दमकल को बुलाए, दमकल थोड़ी देर के बाद आया, तब ग्रामीण लोग बताया। मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाना क्षेत्र के एक युवक की हत्या के बाद शव को रेलवे लाइन के पास फेंक दिया गया, जिसके बाद मामले में पुलिस अभी तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई। वहीं घटना के 1.5 महीने के बाद भी परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस और रेलवे के अधिकारी अब मामले में टाल मटोल करने में लगे हैं। 27 फरवरी को मृतक का शव मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलवे लाइन के पास मिला, जिसके बाद घटना को अप्राकृतिक मृत्यु का कांड कहकर मामला दर्ज करके कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी तक इस मामले में मृतक के परिजनों को न्याय नहीं मिला। मोहम्मद रहमत घर से गांव का ही 2 लड़का मैंने बुला के लेके कौन लोग ले गया था? वो लाल बाबू राघोपुर का है और मेरे गांव का फैयाज, उसका पिता का नाम है अलाउद्दीन मियाँ। ये दोनों लड़का बुला के लेके गया था, पैसे उसके अकाउंट पे बैंक से भेजा था। बोला था कि चलो मैं तुमको पैसा देते हैं। 4 लाइन के ऊपर उसका दुकान है पंचर का, दरभंगा मोड़ पे, और वहाँ ले जाके खिला पिला के उसको हत्या कर दिया और हत्या करके रेलगाड़ी के ऊपर पटरी पे वो डाल दिया। जीआरपी वाले लाश को जला दिए ना, और जीआरपी में बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि थाना पे जाओ, थाना वाले को बोलते हैं तो थाना वाले बोलते हैं कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, वो हमारे हाथ में नहीं है, जीआरपी के हाथ में है। डीएसपी साहब का नंबर रख लीजिए। तीनों डीएसपी का जिस एरिया में पड़ेगा वहाँ से आप पूछ लीजिए।
जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के ओबरिया रोड पर अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर निकेश मिश्रा नाम के व्यापारी से 1 करोड़ 25 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि वह घटनास्थल से पुलिस टीओपी की दूरी महज 50 मीटर है। वहीं घटना के बाद आसपास लगे सीसीटीवी को पुलिस अब खंगाल रही है और अपराधियों की छानबीन में अब जुटी है। बेगूसराय में अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बारव गांव की है। रविवार देर रात अर्जुन कसेरा का दिव्यांग बेटा रतन कुमार खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। इसी दौरान अपराधी उसके कमरे में आए और सोई अवस्था में ही उसे मौत की घाट उतार दिया। सोमवार की सुबह जब घरवाले उसके कमरे में गए तो खून से सनी हुई रतन कुमार की लाश देखकर वो दंग रह गए। 26 अप्रैल को रतन की भतीजी की शादी होने वाली थी। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुटी है। हम लोग सोए हुए थे उसी में। कहाँ ही सोए हुए थे आप? वो अपने रूम में सोए हुए थे, अकेले अपने रूम में सोते हैं, हम लोग अपने अकेले रूम में सोते हैं। कब पता चला? कैसे इस सुबह में जब उठाने के लिए मम्मी गई तब पता चला। क्या देखे? देखे इनको चित हो गया एकदम पड़ा हुआ, तो हम लोग पलटी मारे तो देखे गोली लगा हुआ है इनको बिछावन पर। हाँ, बिछावन पे औंधे मुँह गिरे हुए थे। विकलांग हैं ये, उठ के भाग भी नहीं सकते थे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।